नमस्कार दोस्तों। तो आज अपन जो देखने वाले हैं वो कोशिका के बारे में देखने वाले हैं। और जो कोशिका है वो छठी क्लास से शुरू होकर है ना आगे तक चलती रहती है। तो उन कोशिका के बारे में जानेंगे। और कोशिका ये जो है वो सबके लिए रहेगा, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो चाहे 9 10 सबके लिए जो कोशिका रहेगा। तो नॉर्मली बात करें जो कोशिका होती है ना, कोशिका की बात करें तो कोशिका क्या होती है, एक सजीवों में है ना, सजीवों की क्रियात्मक एवं रचनात्मक इकाई होती है। जिस तरह जो भवन होता है, भवन का निर्माण एक एक ईंट मिल करके करते हैं ना, जैसे एक ईंट, ये 2 ईंट, ये 3 ईंट, 4 ईंट मिल करके जिस तरह एक भवन का निर्माण करते हैं, उसी प्रकार क्या करती है जो कोशिका मिल करके एक सजीव का निर्माण करती है। तो उसके बाद थोड़ा सा इतिहास के बारे में देख लेते हैं कि जो कोशिका का इतिहास है, यानी सबसे पहले खोज किसने करी थी, तो किसने करी थी, रॉबर्ट हुक ने करी थी। और किस में की थी, एक जो पेड़ की छाल के खुरक में करी थी। और जो जो कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी वो कौन सी थी, मृत कोशिका थी। कौन सी थी, मृत कोशिका। और ये करी थी 1665 में। और दूसरी बात करें उसके बाद, अगर मृत कोशिका की खोज हो गई है तो उसके बाद जीवित कोशिका की खोज करी थी किसने, ल्यूवेन हॉक ने करी थी। और किसके अंदर, तालाब के जल में करी थी, शैवाल वगैरह के अंदर, ठीक है। और ये करी थी अप्रोक्स 1672 ईस्वी के अंदर करी थी। ये ल्यूवेन हुक है ना, तालाब के जल में शैवाल और शैवाल के अंदर करी थी। और ये उसके बाद देखते हैं एक कोशिकीय जीव है ना, यानी कोशिका के, यानी जिसका एक कोशिकीय जीव कौन से होते हैं और बहुकोशिकीय जीव कौन से होते हैं। जिनका शरीर एक कोशिका का बना होता है वो एक कोशिकीय जीव कराएंगे, है ना। जिनका शरीर, अब देखो मान लो जिसका शरीर एक कोशिका से होगा वो एक कोशिकीय, और जिनका शरीर एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बना होगा वो बहुकोशिकीय कहलाएंगे। इसके जो एग्जाम्पल होते हैं वह हमेशा पूछे जाते हैं। पहली बात, पहला एग्जाम्पल हो गया अमीबा, है ना, क्लाइडोमोनास और पैरामीशियम, इसका उदाहरण हो गया। और दूसरी बात करें जो बहुकोशिकीय जीव है, जिनका शरीर एक से अधिक कोशिका का बना होता है, जैसे मानव हो गया, गाय हो गया। तो इसमें विशिष्ट कार्य क्या हो गए, यानी एक कोशिकीय जीवों में क्या हो गया, यानी कोई भी कार्य है ना, सभी जो जैव प्रक्रम के कार्य है, श्वसन हो गया, पाचन हो गया, है ना, पोषण हो गया, ये सारे के सारे जो कार्य है कोई विशिष्ट अंग नहीं करता है ना। सार इसमें कोई विशिष्ट अंग नहीं होता, आंख, नाक, कान, ये फेफड़े वगैरह आपको देखने को नहीं मिलेंगे एक कोशिकीय जीवों में। बल्कि क्या होता है, बहुकोशिकीय जीवों में देखे हुए आप, इनमें क्या होते हैं, विशिष्ट अंग, है ना, विभिन्न ऊर तक मिलकर के विभिन्न कार्य करते हैं, है ना। एक विशिष्ट अंग होता है। जैसे मनुष्य में देखें तो मनुष्य में क्या होते हैं, श्वसन की क्रिया के लिए क्या होते हैं, फेफड़े होते हैं कि नहीं होते, फेफड़े होते हैं। यही कार्य, और ना विशिष्ट कार्य करने के लिए क्या होते हैं, विशिष्ट अंग या ना अंग तंत्र बने होते हैं। ये हो गए एक कोशिक जीव और एक कोशिक जीव और बहुकोशिक जीव। अब उसके बाद आता है नई कोशिका का निर्माण पुरानी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। तो ये स्टेटमेंट किसने दिया था, रुडोल्फ विर्चो ने दिया था। रुडोल्फ विर्चो ने क्या दिया था, अपनी लैंग्वेज में उसने बोला था ओमनी सेलुला ई सेलुला, यानी जो सारी की सारी जो नई कोशिकाएं होगी वो सबसे पुरानी कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है। और नेक्स्ट है कि कोशिका सजीवों की एक मूलभूत संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। अब तो बात करें कि संरचनात्मक कैसे, संरचनात्मक का मतलब क्या हो गया, जैसे भवन का निर्माण ईंट से होता है उसी प्रकार सजीवों का निर्माण भी क्या होता है, यानी स्ट्रक्चर का निर्माण करती है, एक शरीर का निर्माण करती है। कौन करती है, कोशिका। तो ये क्या होगी, संरचनात्मक इकाई हो गई। और उसके बाद बोल रहा है कि क्रियात्मक इकाई, क्रियात्मक इकाई का मतलब क्या हो गया, यानी जो सारे के सारे जो संपूर्ण क्रियाएं हैं वो किसके अंदर कंप्लीट होती है, कोशिका के अंदर कंप्लीट होती है। तो इसी के लिए क्या कहा जाता है, संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई किसकी, सजीवों की, ठीक है। तो ये प्रश्न पूछा भी जाता है, सजीवों की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई किसे कहा जाता है, तो किसको कहा जाता है, कोशिका को कहा जाता है। अब थोड़ी बात करें जो नॉर्मल जो जानकारी हमेशा पूछी जाती है कि सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है, तो शुतुरमुर्ग का अंडा होती है। और सबसे छोटी कौन सी होती है, माइकोप्लाज्मा। और बात करें जो मानव की सबसे बड़ी कोशिका है कौन सी होती है, अंडाणु होती है। और सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है, शुक्राणु होती है। और सबसे लंबी कोशिका यानी तंत्रिका कोशिका कौन सी होती है, तंत्रिका कोशिका होती है। और उसके बाद में बात करें कि अमीबा तथा माइकोप्लाज्मा की आकृति अनिश्चित होती है। किसकी, इसकी क्या होती है, आकृति अनिश्चित होती है, यानी कोई भी निश्चित आकृति आपको देखने को नहीं मिलेगी। और WBCB क्या होती है, एक, अभी देखा ना अमीबा वगैरह क्या है, एक कोशिकीय जीव है। और WBCB क्या है, एक कोशिकीय जीव है। और इसकी भी आकृति क्या रहती है, निरंतर बदल सकती है, ठीक है। और ये एक विशिष्ट बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोशिका मिलकर के किसका निर्माण करेगी,
ऊतक का निर्माण करेगी, ऊतक मिलकर के किसका निर्माण करेंगे, अंग का निर्माण करेंगे, और अंग मिलकर अंग तंत्र का निर्माण, और शरीर अंग तंत्र से क्या चलता बनता है, शरीर बनता है। तो पहले देखते हैं कोशिका, कोशिका से मिलकर क्या बनाएगी, ऊतक बनाएगी, ऊतक से मिलकर क्या बनाएंगे, अंग बनाएगी, और अंग मिलकर के क्या किसका निर्माण करेंगे, अंग तंत्र का निर्माण करेंगे, और बाद में शरीर बन जाता है। अब आती है कि कोशिका जो सिद्धांत है किसने दिया था, स्लाइडेन और स्वान ने दिया था। शरीर की प्रत्येक कोशिका अनुवांशिक इकाई होती है। यानी क्या होता है, इसमें क्या होता है, कोशिका सिद्धांत के अंदर यही कहा गया जो शरीर, जो सजीवों का शरीर है, चाहे है ना, चाहे वो क्या हो, मनुष्य हो, चाहे है ना कोई भी जीव जंतु हो, सबका जो निर्माण है किसके मिलकर बना होता है, कोशिका से मिलकर के बना होता है। यही कोशिका सिद्धांत है। उसके बाद में कोशिका जो अपवाद माना जाता है, वायरस है ना, विषाणु, इसको अपवाद क्यों माना जाता है, क्योंकि क्या होता है, ये खुद वृद्धि नहीं करते हैं, किसी दूसरे पर डिपेंड रहते हैं। और बात करें अब न्यूक्लियकम, है ना, एक कोशिका होती है, कोशिका की संरचना के बारे में भी पढ़ेंगे। एक कोशिका होती है, ठीक है, एक और उसके बाद कोशिका भित्ति होती है, कोशिका झिल्ली होती है, और है ना ये बीच में एक होता है केंद्र, है ना, सेंटर के अंदर एक पाया जाता है न्यूक्लियकम। और न्यूक्लियकम की खोज किसने करी थी, मिस्र ने की थी। और ये किससे मिलकर होता है, डीएनए और आरएनए से निर्मित होता है, ठीक है। और उसके बाद देखें डीएनए में कौन कौन से होते हैं, एक एडेनिन होता है ना, एडेनिन हार्मोन, ग्वानिन हार्मोन, साइटोसिन, और एक थाइमिन। कौन सा, थाइमिन। अब देखें तो ये डीएनए क्या होती है, द्विकुंडलित होती है ना, द्विकुंडलित होती है। और आरएनए क्या होती है, एकल कुंडलित होती है, ठीक है। और जो डीएनए और आरएनए में जो अंतर है, एडेनिन, ग्वानिन और साइटोसिन, तीनों इसमें क्या होता है, डीएनए और आरएनए में दोनों में होते हैं। कौन सा, एडेनिन, ग्वानिन और साइटोसिन। लेकिन जो थाइमिन है ना, जो चौथा है, डीएनए में थाइमिन होता है, और आरएनए में थाइमिन की जगह क्या होता है, यूरेसिल हार्मोन पाया जाता है। और आरएनए क्या है, एक एकल होता है, एकल कुंडलित होता है। और आरएनए के प्रकार हो जाते हैं, है ना, 3 प्रकार का होता है। जो एमआरएनए का कार्य क्या होता है, प्रोटीन का संश्लेषण करना। और टीआरएनए का मतलब क्या हो गया, कार्य क्या होता है, अमीनो अम्लों का स्थानांतरण करना। और आरआरएनए का मतलब हो गया राइबोसोम का निर्माण करना। तो आप एम से याद रखोगे प्रोटीन का संश्लेषण करना, है ना। और टी से क्या रखोगे, है ना, ट्रांसफर का मतलब स्थानांतरण करना। किसका स्थानांतरण, अमीनो अम्लों का। और आर, छोटा आर से याद रख सकते हो, क्या स्मॉल आर से याद रख सकते हो, राइबोसोम का निर्माण करना। उसके बाद अपन देखते हैं जीव द्रव्य, है ना, प्रोटोप्लाज्म की बात करें तो जो 1839 ईस्वी में जे.ई. पुरकिंजे, किसने, जे.ई. पुरकिंजे, है ना। तो इसका किसने याद रखने का तरीका कह सकते हैं, द्रव्य से याद रख लेना। दवा को क्या करना चाहिए, पूरा करना चाहिए, यानी पूरी लेनी चाहिए। तो इसका क्या मतलब है, पुरकिंजे, है ना, पूरी करजे। और दूसरे जो जीव द्रव्य किससे मिलकर बना होता है, एक तो कोशिका द्रव्य और एक केंद्रिका द्रव्य से। कोशिका का जीवित पदार्थ भी इसको कहा जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं जो कोशिका द्रव्य, है ना, अभी जो बताया ना, जो जीव प्लाज्म, जो प्रोटोप्लाज्म है, जो एक तो कोशिका द्रव्य से मिलकर बना होता है और केंद्रिका द्रव्य से मिलकर बना होता है। कोशिका द्रव्य की बात करें तो जो इसका शब्द कोशिका द्रव्य जो शब्द है किसने दिया था, स्ट्रॉसबर्गर ने दिया था। और इसके अंदर क्या होता है, एक प्रकार का जेली जैसा पदार्थ होता है ना, जो कोशिका झिल्ली, अभी ऊपर अपन ने बनाया था ना, जैसे ये मान लो ये जो कोशिका झिल्ली है और ये केंद्रिक है, इनके बीच में ये जो द्रव लिक्विड पाया जाएगा इसको क्या बोलते हैं, कोशिका द्रव्य बोलते हैं। और इसी के अंदर सारे कोशिकांग पाए जाते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गोल्जी काय हो गया, सर, ठीक है। ये सारे के सारे कोशिकांग किस में पाए जाते हैं, कोशिका द्रव्य में पाए जाते हैं। तो पूछा भी जाता है कि कोशिकांग किस, है ना, कोशिका के किस भाग में कोशिकांग पाए जाते हैं, तो किस में पाए जाते हैं, कोशिका द्रव्य में पाए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं जो कोशिका झिल्ली, तो अभी जो बाहर की होती है झिल्ली, है ना, उसको क्या बोलते हैं, कोशिका झिल्ली बोलते हैं। जीव द्रव्य का सबसे बाहरी सजीव आवरण, यानी इस बात को ध्यान रखना, तो सबसे बाहरी सजीव आवरण, है ना, सजीव का मतलब क्या हो गया, ये जो बाहरी आवरण है इसको कोशिका झिल्ली बोलते हैं, ये एक सजीव है। उसके बाद एक और आवरण होता है जिसको कोशिका भित्ति बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कोशिका भित्ति। लेकिन जो कोशिका भित्ति होती है क्या होती है, निर्जीव होती है, क्या होती है, मृत होती है।
इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, जो सबसे बाहरी सजीव आवरण पूछे तो कौन सा हो जाएगा, कोशिका झिल्ली। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं बोले तो बोले कि सबसे बाहरी आवरण कौन सा होता है, तो कौन सा होगा, कोशिका भित्ति होता है। बाहरी वातावरण से पृथक करता है, यानी जो बाहरी वातावरण है उससे अलग करता है। यह त्रिस्तरीय आवरण है, इंपॉर्टेंट बात है। इसका जो आवरण होता है कौन सा होता है, त्रिस्तरीय होता है। और जिसको जो इसका जो बनी होती है प्रोटीन व फास्फोलिपिड से बनी होती है, इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जाता है। जो कोशिका झिल्ली है किसकी बनी होती है, प्रोटीन प्लस फास्फोलिपिड की बनी होती है, पूछा भी जाता है। ठीक है। और इसकी जो बात करें तो ये जो होती है सरंध्र होती है। सरंध्र का मतलब क्या है, ये जो लेयर है इसके अंदर क्या पाए जाते हैं, छोटे छोटे छिद्रित होती है। ठीक है। और इसकी उसके बाद देखते हैं जो है ना CO2 और O2 का आदान प्रदान किसकी सहायता से होता है, विसरण की सहायता से। CO2 जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना, और ऑक्सीजन है, इसका जो आदान प्रदान है किसकी सहायता से होता है ना, विसरण की सहायता। अब विसरण क्या होता है, विसरण का मतलब हो गया उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गमन करता है। इसी को क्या बोलते हैं, इसी प्रक्रिया को विसरण कहा जाता है। और जल के अणुओं का आदान प्रदान है ना, पूछता है CO2 और O2 का आदान प्रदान किससे होता है, विसरण से होता है। अब जल के अणुओं का आदान प्रदान किससे होता है, अपरासरण से होता है। अपरासरण में अंतर क्या है, अपरासरण में अंतर यह है कि जो दो विभिन्न सांद्रताओं के ना, तो विभिन्न सांद्रताओं के माध्यमों के मध्य जो आदान प्रदान होता है वो एक पारगम्य है ना अर्ध पारगम्य झिल्ली के द्वारा हो, है ना, जो आदान प्रदान हो अर्ध पारगम्य झिल्ली के द्वारा होता है तो उसे परासरण कहते हैं। अब देखते हैं जो कार्य क्या होते हैं कोशिका झिल्ली के। कोशिका में प्रवेश करने वाले पदार्थ पर नियंत्रण रखती है, यानी किस पदार्थ को अंदर जाना है और किस पदार्थ को बाहर जाना है ना, प्रवेश करने वाले और बाहर निकलने वाले भी है ना, बाहर निकलने वाले। इसलिए इसको क्या बोला था, चयनात्मक पारगम्य झिल्ली। यानी इसको क्या करती है, ये पदार्थों का चयन करके किसको अंदर भेजना है किसको बाहर निकालना है, है ना, ये कार्य किसका होता है, कोशिका झिल्ली का होता है। जंतु कोशिका को निश्चित आकृति प्रदान करने का कार्य भी कौन करती है, कोशिका झिल्ली करती है। और अमीबा में भोजन एंडोसाइटोसिस, इंपॉर्टेंट बात है, जो है ना, अमीबा में जो भोजन है वो एंडोसाइटोसिस यानी अंतः कोशिका की सहायता से होता है। तो बात करें है ना अंतः कोशिका। अब जो अमीबा की बात करते हैं, जो अमीबा आपने देखा तो जो एक कोशिकीय जीव होता है और जो इसकी आकृति है वो निश्चित नहीं होती है। और अमीबा में क्या होते हैं, छोटे छोटे के क्या पद निकले होते हैं, पादाब निकले हुए रहते हैं, पर है ना। अब ये क्या करते हैं, जैसे अमीबा है और ये भोजन का टुकड़ा है। अब ये भोजन का टुकड़ा जैसे यहाँ आएगा ना, ये पादाब क्या कर लेंगे, इसको घेर लेंगे, है ना, इसके बीच में आ जाएगा। अब ये बीच में आ गया, फिर इसको क्या कर लेंगे, घेर लेंगे, ये बीच में आ जाएगा और फिर इसको क्या हो जाएगा, अंदर ले लेंगे। और जो अपशिष्ट होगा है ना, अब जो अपशिष्ट होगा उसको बाहर निकाल देंगे और जो है ना उपयोगी जो भोजन होगा उसका क्या हो जाएगा, पाचन हो जाएगा। ये हो जाएगी अमीबा, है ना। तो पूछेगी अमीबा के अंदर जो पोषण है ना, भोजन है, किसके द्वारा होता है, एंडोसाइटोसिस यानी अंतः कोशिका की सहायता से होता है। तो और इसके आगे वाला पार्ट अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।